मेरा नाम आंचल है। मेरे पति के मरने के बाद मैं अपनी जेठानी के घर में नौकरानी का काम किया करती थी। कहते हैं कि जब वक्त बुरा होता है तब अपने भी साथ नहीं देते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेरी 10 साल की एक बेटी थी जिसका नाम प्रिया था। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करती थी। मेरी जेठानी का घर मोहल्ले में ही थोड़ी दूरी पर जाकर था। मोहल्ले के लोग मेरे जेठ जेठानी की बहुत तारीफ किया करते थे। कहते थे कि बहुत ही इज्जतदार लोग हैं, मगर कोई भी ये नहीं समझता था ये अगर ये लोग इज्जतदार होते तो अपने घर की इज्जत को अपने ही घर में नौकरानी बनाकर क्यों रखते। वैसे भी आजकल जिसकी जेब भारी होती है लोग उसकी ही भाषा बोलते हैं। मैं गरीब थी, विधवा थी, बेसहारा थी, किराए के घर में रहती थी, इसीलिए मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। लोग कहते थे कि मैं चोर की पत्नी हूँ। जब जिंदगी में एक बार किरदार पर दाग लग जाता है तो लोग उसे सारी जिंदगी बदनाम करते रहते हैं। चाहे आप कितने भी बदल जाएं, सुधर जाएं, मगर लोग आपकी सारी खूबियां भूलकर सिर्फ एक कमी को हमेशा याद रखेंगे और सिर्फ उसी कमी के बारे में बताकर सारी जिंदगी आपको जलील करते रहेंगे। दरअसल जब मेरे पति ने अपनी जवानी में कदम रखा था तब उनके साथ कुछ बिगड़े हुए लड़कों का साथ था। उनकी दोस्ती उन बिगड़े हुए लड़कों के साथ थी जो मोहल्ले के घरों में चोरियां करते थे। जब इंसान जवानी के जोश में होता है तो काफी गलत काम कर देता है। धूम्रपान भी करता है, लड़कीबाजी भी करता है और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें वो करने लग जाता है। मैं मानती हूँ कि मेरे पति अपनी जवानी के समय में काफी सारे गलत काम कर चुके थे। एक दिन उन्होंने मोहल्ले के एक घर में लड़कों के साथ मिलकर चोरी की थी और इस घर के मालिक ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिस पर मेरे पति को और उनके साथियों को जेल भिजवा दिया गया था, जिसमें एक लड़का मौके पर भागने में कामयाब रहा। मगर इन सारे लड़कों ने उस लड़के का नाम भी उगल दिया था, जिसकी वजह से मेरे जेठ की और ससुर की बहुत बदनामी हुई थी। मेरी सास तो कई सालों पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मेरे पति की कोई बहन नहीं थी, सिर्फ पिता और एक बड़े भाई थे। मेरे जेठ का कहना है कि तुम्हारे पति ने सारी जिंदगी कभी कोई कमाई नहीं की, बस सारी जिंदगी अय्याशी और आवारागर्दी में गुजार दी है। मेरे पति मोहित अपनी जवानी के समय में कुछ ऐसे ही थे। चोरी वाला कांड होने से उनके पूरे परिवार की बहुत बेइज्जती हुई थी। लोग उनके पिता की बहुत इज्जत किया करते थे। वैसे तो मेरे ससुर जी का नाम करमचंद था, लेकिन मोहल्ले के लोग उन्हें मुखिया जी कहकर पुकारते थे। पूरे मोहल्ले में अफवाह उड़ी हुई थी कि मुखिया जी के छोटे बेटे ने चोरी की है। जहां मेरे ससुर जी सर उठाकर पूरे मोहल्ले में घूमते थे, अब बेटे की चोरी का दाग उनकी इज्जत पर लग चुका था। उन्होंने जमानत पर मोहित को छुड़वाया था और फिर उसके बाद उनकी शादी करने का फैसला किया। मैं इस शहर में नहीं रहती थी, मैं बनारस में रहा करती थी। मेरे ससुर जी और मेरे पिताजी आपस में दूर के रिश्तेदार थे। जब उनका रिश्ता मेरे घर आया तो मेरे घर वालों ने फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, मगर किसी को भी मेरे पति की करतूतों के बारे में नहीं पता था। मेरे ससुर जी और उनके भाई को लगा कि बेटे की शादी हो जाएगी तो ये आवारागर्दी करना छोड़ देगा, मगर मेरे पति को अकल तो तभी आ चुकी थी जब उनको जेल ले जाया गया था और उनकी इस हरकत से उनके पिता और भाई की बहुत बेइज्जती हुई थी। उनको तभी बहुत बड़ा झटका लगा था और उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि वो अब दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे, कभी अपने पिता और भाई को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। घर में कोई उनसे बात नहीं करता था, लेकिन उनकी शादी करने का फैसला कर लिया गया था। बड़े भाई की शादी पहले ही हो चुकी थी और जल्दी ही मोहित की शादी मेरे साथ कर दी गई। मैं इस घर में जब बहू बनकर आई तब मुझे मेरे पति की हरकतों के बारे में पता चला। उनकी इस हरकत ने उनका दिल तोड़कर रख दिया था। बेइज्जती का सदमा उनके दिल को बहुत गहरा पहुंचा था। उन्हें लगता था कि वो चोरी करेंगे और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब उनकी और उनके परिवार की बेइज्जती हुई तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने दोस्तों की बातों में आकर बहुत गलत कदम उठाया था। उनको अपनी गलती का दिल से पछतावा था, इसीलिए उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए और नौकरी ढूंढ ली और फिर नौकरी में बिजी हो गए। फिर शादी के कुछ समय के बाद ही मेरे ससुर जी की मौत हो गई, जिस पर मेरे पति को सबसे ज्यादा अफसोस हुआ था, क्योंकि उनके पिता मर गए थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक बार भी अपने बेटे को याद नहीं किया था, अपने बेटे से बात नहीं की थी। उनके लिए सब कुछ उनका बड़ा बेटा ही था। हालांकि मेरे पति ने कई बार अपने पिता से माफी मांगने की कोशिश की थी। मोहल्ले के सारे ही लोग अभी तक उनको चोर चोर कहते थे, जिस पर मेरे पति को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। वक्त गुजरता गया, मेरी शादी को 5 साल हो गए
और ससुर जी को मरे हुए 4 साल हो चुके थे। मेरे पति तो नौकरी पर चले जाया करते थे। वो एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम किया करते थे। मेरे पति को अपने घर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने जब से मेहनत करनी शुरू की थी तब से उन्होंने फालतू बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उन सारे लड़कों का भी साथ छोड़ दिया था जिनकी वजह से उन्होंने चोरी जैसा काम किया था। वो अपने बड़े भाई और उनके परिवार की बहुत इज्जत किया करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके भैया भाभी उनके खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। दरअसल अब मेरे पति बीमार रहने लगे थे और मेरी बेटी प्रिया भी इस दुनिया में आ चुकी थी। मेरे पति को टीबी की बीमारी लग गई थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। तभी से ही उनके भाई भाभी ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। लोगों को लगता था कि वो अपने बीमार भाई का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये थी कि घर के घर में ही मेरे जेठ कभी भी मेरे पति की तबीयत तक नहीं पूछते थे। एक दिन रात से खांसते खांसते उनको सवेरा हो गया था। मैं उनकी ऐसी हालत नहीं देख सकती थी क्योंकि वो बेहाल हो चुके थे। मैं सुबह जेठ जी के उठते ही सबसे पहले उनके कमरे में गई और कहने लगी कि मोहित की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल लेकर चलिए। तभी मेरी जेठानी सामने आ गई और कहने लगी कि हमारे पास पैसा फ्री का नहीं आ रहा। तुम्हारे पति ने आज तक किया ही क्या है हम लोगों के लिए? अरे चोर है, चोरी का पैसा काफी इकट्ठा कर लिया होगा, उन्हीं पैसों से इलाज करवा लो। मैंने अपनी जेठानी की बात को नजरअंदाज किया क्योंकि इस समय मेरे पास उनसे बहस करने का समय नहीं था और अपने जेठ के आगे हाथ जोड़ने लगी कि भैया जी प्लीज मोहित को अस्पताल लेकर चलिए, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब तो उनसे बोला भी नहीं जा रहा। मेरे जेठ कुछ नहीं बोले और खामोशी से घर से बाहर चले गए। मुझे लगा कि शायद वो मेरी मदद करेंगे, मगर 2 घंटे हो चुके थे, वो दोबारा घर के अंदर दाखिल ही नहीं हुए। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने पति को खुद ही अस्पताल लेकर जाऊंगी। जैसे ही मैं अपने पति के पास गई, उनको बिस्तर से उठाने लगी तो उन्होंने मेरी आवाज़ न सुनी, न कोई हरकत की। मैं जोर से चिल्लाई क्योंकि उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और अब मुझे पता चला था कि उनकी मौत हो गई है। मैं अब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। अगर मेरे पति को समय पर इलाज मिल जाता तो शायद मेरे पति बच जाते, लेकिन इनमें से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरी छोटी सी बेटी जो सिर्फ अब 1.5 साल की हो चुकी थी, वो अपने पिता के साथ ठीक से खेली भी नहीं थी। उसके सर से पिता का साया उठ गया था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पति का अंतिम संस्कार हो चुका था। लोग कह रहे थे कि तुम्हारे जेठ जेठानी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारे पति का काफ़ी इलाज करवाया, मगर हकीकत क्या थी ये तो मैं जानती थी। मेरे जेठ और जेठानी पूरे मोहल्ले में कहते थे कि हमने मोहित को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसकी मौत का समय आ चुका था। मैं दुनिया को हकीकत नहीं बता सकती थी। मेरे पास खामोश रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं खामोशी से इस घर में रह रही थी। ये घर जो कि मेरे पति का भी था, फिर कुछ समय के बाद पता चला कि ये घर तो मेरे पति का है ही नहीं। मेरे जेठ का कहना था कि मोहित ने कभी इस घर के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए पिताजी ये सारी जायदाद मेरे नाम कर रहे हैं। ये घर और कारोबार अब सब कुछ मेरा है। तुम्हारे पति ने अपनी सारी जिंदगी अय्याशी और आवारागर्दी करने में गुजार दी। अगर उसने पिता की सेवा या फिर पिता के लिए कभी कोई कमाई की होती तो शायद आज उनके दिल में अपने बेटे के लिए भी रहम होता। वो मोहित से बहुत नाराज थे, इसलिए उन्होंने जीते जी मोहित को बेदखल कर दिया था। ये तो मेरी दरिया दिली है कि मैंने तुम लोगों को इस घर में जगह दी, कभी तुम्हें इस घर से निकलने के लिए नहीं कहा, लेकिन अब मैं तुम लोगों को और इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा, भैया जी ये आप क्या कह रहे हो? आपकी छोटी सी 1.5 साल की भतीजी है, मैं इतनी छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो मायका भी बहुत दूर है और अब मेरे मायके में भी तो कोई नहीं है। मेरे माता पिता मर चुके हैं। मैं भैया भाभी से कोई आस नहीं लगा सकती। मेरे तो आप ही हो और आप मुझे बेसहारा छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी जेठानी ने चिल्लाकर कहा कि कहीं भी जाओ हमें नहीं पता, निकल जाओ बस हमारे घर से। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी जेठानी की बेटी जो कि लगभग 15 साल की थी, उसने कहा कि मम्मी चाची को इस घर से निकाल दो, इन्हें यहाँ पर मत रहने देना। मगर मैं उन दोनों पति पत्नी के पैरों में गिर गई, फूट फूट कर रोने लगी और उनसे कहने लगी कि आपको मेरी छोटी सी बेटी का वास्ता, ऐसा मत करिए, मुझे इस घर से मत निकालिए, ये मेरे पति का भी है। मेरे जेठ कहने लगे कि तुमसे कितनी बार कहा है कि इस घर में तुम्हारे पति का कोई हक नहीं है, वो एक चोर था। और इस बात से पिताजी बहुत नाराज थे। उनको ये बात कभी भी गवारा नहीं थी कि उनकी इतनी मेहनत की कमाई पर
उनके चोर बेटे का भी हक हो। मैंने कहा, तो फिर भैया जी, मैं जिस तरह इस घर में एक छोटे से कमरे में रहती हूँ, बस वही कमरा मुझे दे दो। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जेठानी कहने लगी कि देखो, हम तुम पर एक एहसान कर सकते हैं, तुम इस घर से चली जाओ, क्योंकि हम तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा घर है, तुम्हें इस मोहल्ले में ही छोटा सा किराए का घर दिलवा देते हैं, तुम वहाँ आराम से रहती रहना, उसका किराया भी हम दे देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे घर की नौकरानी बनना पड़ेगा, हमारे सारे काम करने पड़ेंगे और जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज मेरे सगे रिश्तों से पूरा भरोसा उठ चुका था। एक नज़र मैंने अपनी बेटी पर डाली और उसके आने वाले कल के बारे में सोचा, फिर उनसे कह दिया कि ठीक है, ऐसा ही बेहतर है। फिर मैं रोती हुई उस घर से निकल आई थी। मेरे जेठ ने मुझे मोहल्ले में ही एक किराए का घर दिलवा दिया था, जो कि बहुत छोटा था। यहाँ पर मुझे अपनी बेटी के साथ रहना था, पर यहाँ पर ना तो कोई बर्तन था और ना ही कोई सामान। मैं इस घर की दीवारों को देखकर फूट फूट कर रो रही थी और अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही थी। ऊपर वाले से भी शिकायत कर रही थी कि क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि मुझे मेरे पति की मौत की सज़ा मिल रही है। अगर मेरा पति नहीं मरता तो शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी न होती। भले ही वो किसी काबिल नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से हमें 2 वक्त की रोटी तो इज्जत से खिला ही रहा था। लेकिन उनके जाने के बाद तो उनके अपनों ने ही मेरा एक एक दिन दुश्वार कर दिया था। इस घर में मुझे मेरे जेठ ने थोड़ा सा राशन भरवा कर दे दिया था। ऐसा वो लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए किया करते थे, और इस बार तो वो वैसे भी मेयर सभासद बनने के लिए लोगों का दिल जीतना चाहते थे और मोहल्ले के लोगों से वोट बटोरना चाहते थे, ताकि लोग उन्हें इस मोहल्ले का पार्षद बना सके। मैं तो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मैंने अपने जेठ जेठानी के घर पर नौकरानी बनकर काम करना शुरू कर दिया था। मैं अपनी बेटी को भी वहाँ साथ ले जाती थी। लोगों को लगता था कि वो मेरा ख्याल रखते हैं, और मोहल्ले में ये भी कह दिया था कि मैंने अपनी मर्जी से वो घर छोड़ा है और मैं अपनी मर्जी से किराए के घर में रहती हूँ, क्योंकि इस घर में रहते हुए मुझे अपने पति की याद आती है। हालांकि मैं सारा दिन तो वहीं पर गुजारती थी, इन लोगों की सारी गुलामियाँ करती थी। इलेक्शन के दिन नज़दीक आ रहे थे, इसलिए मेरे जेठ मोहल्ले वालों के लिए बड़े मेहरबान बन रहे थे। कई दिन हो गए थे मैंने और मेरी बेटी ने ढंग का खाना भी नहीं खाया था। यहाँ मेरे जेठ ने घर का काम करने के लिए 1-2 नौकर और रख लिए थे। अब थोड़ा मेरा काम का बोझ हल्का हुआ था, क्योंकि अब मेरी जेठानी को भी बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती थी। वो भी अपने सारे काम नौकरों से ही करवाया करती थी। उस दिन सवेरे उठकर जब मैं अपनी जेठानी के घर काम करने के लिए गई तो मैंने देखा कि मेरे जेठ गरीब लोगों में खाना और कपड़े बांट रहे हैं। मैं खामोशी से घर के अंदर चली गई और अपने काम में बिजी हो गई। जब मैं शाम के समय घर आने के लिए वहां से निकलने लगी तो मेरी जेठानी ने मुझे आवाज़ लगाई, कहने लगी कि यहाँ आओ आंचल। मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि जी भाभी कहिए, तो उन्होंने मुझे एक खाने का डब्बा दिया और कहने लगी, ये खाना ले जाकर अपनी बेटी प्रिया को दे देना, उसे खिला देना, तुमने तो यहाँ खाना खा ही लिया है। मैंने कहा कि जी ठीक है। मैं वो खाना लेकर खुशी खुशी जब घर आई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी भूख से बेहाल बैठी हुई थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। कहने लगी कि मम्मी बहुत तेज़ की भूख लगी है। मैंने कहा बेटा फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, अभी तुझे खाना परोस देती हूँ। मैंने फ़ौरन ही खाना प्लेट में किया। वो बैगन की सब्ज़ी और चावल थे। मैंने खाना छूकर देखा तो वो मुझे बासी लग रहा था। मेरा तो पेट भरा हुआ था। आज हम नौकरों को जेठानी ने घर में ही खाना खिलाया था। मैंने सोचा कि गर्म करके प्रिया को दूंगी तो बासी खाना भी ताज़ी लगेगा, इसलिए मैंने उसे खूब अच्छे से गर्म किया और फिर प्रिया को दे दिया। प्रिया पेट भर के खाना खाकर सो गई थी और फिर मैं भी बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। थकान की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक घर का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 12-15 बज रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोल कर देखा तो एक मर्द मेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ था। रेशमी बाल, परफ्यूम की खुशबू और एक स्टैंडर्ड जीन्स शर्ट पहने हुए था। इसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ये मेरे जेठ का दोस्त है, जो उम्र में भी मेरे जेठ के जितना ही होगा, लेकिन बहुत अमीर आदमी था। उसका हाथ मेरे जेठ के सर पर था, तभी तो मेरे जेठ को पूरा भरोसा था कि वो ये इलेक्शन ज़रूर जीत कर रहेंगे। ये अक्सर मेरे जेठानी के घर पर भी आया करता था और वहाँ पर मुझे अजीब नज़रों से देखता था, मगर मैंने कभी इसको मुंह नहीं लगाया था। लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी थी
कि रात के 12:15 पर ये मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि जी बताइए, क्या काम है। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैं आपकी तारीफ करने के लिए आया हूँ। आंचल जी, आप तो दिन ब दिन निखरती जा रही हो। आपसे बात करने का मन कर रहा था, आपको देखने का मन कर रहा था, सो आ गया। पता नहीं वो मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा था। मैंने कहा शर्म करो, इस समय अगर किसी ने आपको मेरे घर के दरवाजे पर देख लिया तो मेरी बदनामी होगी। उन्होंने कहा अगर तुम्हें अपनी बदनामी का इतना ही डर है तो फिर तुम मेरी बात मानो, ये मेरा मोबाइल नंबर लो और आधे घंटे बाद मुझे फ़ोन करना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास छोटा सा मोबाइल है, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। मेरी समझ नहीं आई कि यह आदमी मुझसे क्या चाहता है। इसका नाम अनंत था और यह अपना नंबर थमाकर मेरे घर के दरवाजे से वापस चला गया था। मैंने उसको फ़ोन नहीं किया और मैं दरवाज़ा ठीक से बंद करके अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी। सोचने लगी थी कि पता नहीं और मेरी ज़िंदगी में कौन कौन सी मुसीबतें आनी बाकी हैं। कुछ देर गुजरी तो मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने स्क्रीन पर देखा तो एक नए नंबर से फ़ोन आया था। मेरा दिल दहल गया। मैंने कॉल रिसीव नहीं की, लेकिन मोबाइल बार बार बज रहा था। फिर तंग आकर मैंने कॉल रिसीव कर ही ली। अगली आवाज़ सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। ये तो अनंत ही बोल रहा था। उसने कहा कि मैं काफ़ी देर से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया तो मजबूरन मुझे तुम्हें फ़ोन करना पड़ गया था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला। उसने कहा कि गुस्सा मत करो, मेरी बात शांति से सुनो। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहने लगा कि बस तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, बस तुम मेरी बात मान लो, एक रात मुझे खुश कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें कभी भी अपने जेठ मंजीत के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की, आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। ये कहकर मैंने मोबाइल बंद कर दिया था और मैं रोने के लिए बैठ गई। मैंने एक नज़र अपनी बेटी के चेहरे की तरफ डाली जो मासूमियत से सो रही थी। तकदीर मुझे कहाँ लेकर आ गई थी। रोने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब लोग मेरी मजबूरी का भी फ़ायदा उठाने लगे थे। अगले दिन मैं सुबह सवेरे उठी और मैंने अपनी बेटी को नाश्ता दिया, लेकिन ये नाश्ता करने से इनकार कर रही थी। कहने लगी कि माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ। मगर उसने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि आपको काम पर जाने में देर हो रही है। मेरी बेटी ने कहा कि मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं उसको घर छोड़कर काम करने के लिए आ गई थी। लेकिन रात को जब मैं घर वापस गई तो देखा कि मेरी बेटी वहीं के वहीं बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। मेरा दिल धक से रह गया। मैं तेजी से आगे बढ़ी। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसका माथा छूकर देखा तो वो बुरी तरह से गर्म हो रहा था। उसकी आंखें आधी बंद और आधी खुली हुई थी, जैसे कि वो बेहोश हो। मैंने चिल्लाकर कहा कि उठो बेटा, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। मगर वो एक बार भी पलटकर मेरी तरफ नहीं देख सकी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को उठाया और उसको अपने सीने से लगाकर बाहर निकल गई। घर से निकलते ही मुझे रिक्शा मिल गया था। उसमें बैठकर मैं प्रिया को लेकर अस्पताल चली गई थी। प्रिया को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, उसके कुछ टेस्ट किए गए। कुछ घंटों के बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया और बताया कि देखिए, आपकी बेटी को फूड पॉइजन हो गया है और पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। आपने इसे ज़रूर सड़ा हुआ खाना खिलाया है, लगभग 7-8 दिन पुराना। खाना खाने की वजह से इसके शरीर में ऐसा इन्फेक्शन पैदा हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे याद आया कि खाना तो मैं अपनी जेठानी के घर से लेकर आई थी, वही खाना मैंने अपनी बेटी को दिया था। ये सब जानते ही मेरी टांगों की जान निकल गई थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया था। डॉक्टर समझ रहे थे कि मैंने जानबूझकर अपनी बेटी को ऐसा खाना दिया है, मगर मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं अपनी बेटी की जान क्यों लेना चाहूंगी? मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो वो खाना बस उसे पेट भरने के लिए दिया था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरी बेटी का इलाज लंबा चलना था और मेरे पास पैसे नहीं थे। जितने पैसे थे उतने पैसों से मैंने अपनी बेटी को अस्पताल में एडमिट करवा दिया था और उसके टेस्ट वगैरह करवा दिए थे। प्रिया लगातार बेहोश थी और मुझे ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि मेरी जेठानी ने मुझे मेरी बेटी के लिए वो ख़राब खाना क्यों दिया जो गरीबों के लिए अच्छे बनते हैं, मोहल्ले वालों की तारीफ बटोरते हैं। वो लोग मेरे और मेरी बेटी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं?
मुझे नहीं पता था कि वो खाना इतने दिनों का था या नहीं। मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरी जेठानी मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी का ट्रीटमेंट लगभग 15 दिन तक चलेगा, जिसके लिए पैसों की भी ज़रूरत है। मगर मैं पैसे कहाँ से लाती? मेरे पास तो पैसे नहीं थे। मैं रोती हुई अपनी जेठ जेठानी के घर चली गई और उनसे कहा कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। तुमने मुझे बासी खाना दिया, जिसकी वजह से मेरी बेटी को फूड पॉइजन हो गया। मेरी जेठानी चिल्लाई और कहने लगी कि बदतमीज औरत, एक तो हमने तुझे अपने घर में सहारा दिया हुआ है, तुझे अपने घर में नौकरी दी हुई है, तुझे खाने को देते हैं, ऊपर से तू हम पर ही इल्जाम लगा रही है। मेरी जेठानी ने उल्टा मुझे ही बातें सुनानी शुरू कर दी थी, मगर मैं एक लाचार औरत आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटी के इलाज के लिए थोड़े से पैसे दे दो, मगर उन दोनों पति पत्नी के कानों पर जूं तक न रेंगी थी। मैं वहां से खामोशी से वापस आ गई और अस्पताल में बैठकर अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखने लगी। उसका शरीर अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़ा हुआ था। प्रिया को इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत थी और इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तभी मेरा मोबाइल बजने लगा और अनंत का फ़ोन आने लगा। मुझे उस पर गुस्सा आया, मगर मैं उसकी कॉल रिसीव करने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि वो बार बार फ़ोन कर रहा था। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो अनंत कहने लगा कि तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने जो तुम्हें ऑफ़र दिया था उसे तुमने एक्सेप्ट किया या नहीं? मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। उसने कहा कि देखो, मैं ये सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता इस तरह ख़राब हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मान लो, फिर मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हें पैसे में तोल कर रख दूंगा, तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारा एक बेटी का साथ है, मेरी बात मानने से तुम मालामाल हो जाओगी। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और बिना कुछ कहे ही फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैं अपने दिमाग पर जोर देने लगी कि अनंत जो कह रहा है वो सच है। मेरी बेटी की जान को कहीं खतरा ना हो जाए। अगर उसको इलाज नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये बात डॉक्टर ने क्लियर कह दी है कि उसके शरीर में इन्फेक्शन काफ़ी हद तक फैल चुका है, जिसके लिए उसे लगातार ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। अभी मैं अस्पताल की बेंच पर ही बैठी हुई थी जब एक वार्ड बॉय आया और कहने लगा कि आपने पैसों का इंतज़ाम किया या नहीं? अगर आपने पैसों का इंतज़ाम नहीं किया तो हम लोग आपकी बेटी का इलाज नहीं कर सकेंगे। मैंने वार्ड बॉय के आगे हाथ जोड़े और कहने लगी, भैया प्लीज़, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जल्द ही पैसों का बंदोबस्त कर लूँगी। लेकिन वार्ड बॉय ने मेरी एक बात न सुनी। फिर मैंने एक नज़र मोबाइल की तरफ डाली और दूसरी नज़र अपनी बेटी की तरफ, क्योंकि अब मेरे पास अनंत के पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक वही था जो मेरी बेटी के इलाज के लिए मुझे पैसे दे सकता था। मैंने अनंत को फ़ोन किया और कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। अनंत बड़ी बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे एक होटल का पता दे दिया था। जब मैं उस होटल में पहुंची वो तो पहले से ही वहां पर मौजूद था। उसने मुझे अपने सामने बैठने के लिए कहा। मैं सहम कर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने उन्हें बहने से रोक लिया। उसने कहा, तो फाइनली तुमने मेरी बात मान ही ली। मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और कहने लगा, ये लो शराब पियो, इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे बहुत तेज़ बदबू चढ़ी। मैंने मुंह बनाकर अपना मुंह फेर लिया। वो कहने लगा कि इसको पीने से तुम्हारे शरीर की सारी थकान भी दूर हो जाएगी और फिर तुम फ्रेश महसूस करोगी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और कहा कि मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। उसने कहा कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो, यहाँ तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। और फिर वो मेरे इतने करीब आ गया कि मैं बिल्कुल खामोश रही और उसने मेरे वजूद को अपने घेरे में ले लिया। और उस सारी रात मैं अपनी बेटी के लिए मन ही मन प्रार्थना करती रही। दिन निकला तो मैं अपनी इज्जत अनंत के हवाले कर चुकी थी। उसने सवेरे उठते ही मुझे पैसे दिए और कहने लगा, अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मगर तुम बहुत मज़े की चीज़ हो, मुझे आगे भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। वो मेरी कोई मदद नहीं करना चाहता था, बस मुझे अपने इस्तेमाल के लिए रखना चाहता था। मैं जल्दी से अस्पताल आई और मैंने अस्पताल के काउंटर पर पैसे जमा करवा दिए थे। अब मेरा शरीर एक बेजान लाश बन गया था। मेरी बेटी का जब तक ट्रीटमेंट चलता रहा मैं अस्पताल में ही रही। जब अस्पताल से मेरी बेटी को डिस्चार्ज कर दिया गया तो मैं उसे लेकर घर आ गई थी। लेकिन अब मुझे अपनी जेठानी के घर नहीं जाना था।
उसने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया था। हैरानी की बात ये थी कि वहाँ से कोई मुझे बुलाने के लिए भी नहीं आया था। फिर से अनंत का फ़ोन आया और उसने कहा कि मुझे एक बार और तुम्हारे साथ रात गुजारनी है, मुझे खुश कर दो और फिर से ढेर सारे पैसे ले जाओ। फिर से मैंने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा जो बेहद ही कमज़ोर हो गया था। उसने कहा कि माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, लेकिन घर में तो कुछ खाने को पड़ा ही नहीं था। मैंने अनंत से कहा कि थोड़े से पैसे भेज दो, उसके बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। उसने पैसे भेज दिए थे। अनंत के आदमी मेरे घर के दरवाजे के बार बार चक्कर काट रहे थे, जिसकी वजह से मोहल्ले के लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। कहने लगे कि ये औरत तो बिगड़ चुकी है, पति के ना होने का फ़ायदा उठा रही है, दूसरे मर्दों से संबंध बना रही है। मगर मैं खामोश रही। दुनिया वालों की बातें सुनने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं सिर्फ लोगों की बातों को सुन सकती थी, रो सकती थी और अपनी किस्मत को कोस सकती थी, क्योंकि मुझ जैसी लाचार औरत कभी कुछ नहीं कर सकती। मैं जो कुछ भी कर रही थी अपनी बेटी के लिए कर रही थी। मैंने अपनी बेटी को खाना खिलाया, उसको सुला दिया और फिर मैं अनंत के पास आ गई थी। वहाँ फिर से सारी रात गुजारी। अनंत बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। अरे पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। मैं तो कहता हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारी बेटी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं सिर्फ धीमे से मुस्कुरा दी। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पास इतने पैसे आ गए थे कि मेरा और मेरी बेटी का एक हफ्ते तक का गुजारा हो सकता था। मगर मैं अपनी जेठानी और जेठ से कैसे बदला लूँ, यही सब कुछ मैं सोच रही थी और बार बार ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि आप मेरा साथ दो। लोगों के सामने मैं उनकी हकीकत लाना चाहती हूँ। इलेक्शन आने में अभी एक हफ्ता रह गया था। मेरे जेठ जेठानी बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि अब वो इस मोहल्ले के पार्षद बनकर रहेंगे। उन्होंने मेरे पति के घर पर कब्जा कर लिया था, मेरी बेटी को बीमार कर दिया, मुझे अपने घर की नौकरानी बना लिया। मैं घर से बाहर निकलती तो मोहल्ले के लोग कहते कि बिगड़ी हुई औरत जा रही है। जैसे इसका पति था वैसी ही ये खुद है और बेटी भी इन पर ही जाएगी। ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा पर वार कर दिया हो। अब मैं हर रात अनंत के पास चली जाती थी और वो मुझे इतने पैसे दे दिया करता था कि मेरा और मेरी बेटी का गुजारा हो रहा था। लेकिन ये सब कुछ कब तक चलेगा? मैं सबसे अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन कैसे? अनंत कहता था कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहो, लेकिन मुझे तो उस इंसान की परछाई से भी नफरत थी। बस मैं उसके पास पैसों की खातिर जाया करती थी। मोहल्ले के लोग मेरी बुराई करते थे, मेरे जेठ जेठानी को अच्छा कहते थे, जबकि हकीकत तो कुछ और ही थी। कई दिन हो गए थे मैं अपनी जेठानी के यहाँ भी नहीं गई थी। वो बार बार मुझे नौकरानी के हाथ बुलवाने के लिए भेज रही थी। मैं फिर भी वहाँ नहीं गई। जब मैंने अपनी इज्जत का सौदा कर ही लिया था तो अब मुझे उन लोगों के टुकड़ों पर पलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं ऊपर वाले से सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती थी कि मेरे साथ इंसाफ कर दो, मुझे इस बड़ी मुसीबत से निकाल दो। मैं अपने शरीर को किसी और के हवाले नहीं करना चाहती और ना ही अपनी बेटी को भूखी और बीमार देखना चाहती हूँ। दिन और रात मेरे प्रार्थना में गुजर रहे थे। मैं अपनी बेटी का ख्याल रखती, रात को अनंत के बिस्तर की रौनक बन जाती और सुबह को अपने घर वापस आकर बेटी के लिए कुछ न कुछ खाने का ले आया करती थी। बस यही मेरी जिंदगी थी। एक दिन ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना कबूल कर ली जब मेरे पास उसी घर की एक नौकरानी आई और मुझे लगा कि वो मुझे बुलाने के लिए आई होगी। लेकिन जब उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी परेशानी हल करने के लिए आई हूँ, मेरे पास एक सबूत है जिससे तुम अपनी जेठानी की हकीकत लोगों के सामने लेकर आ सकती हो, मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा, कैसी हकीकत? तो उसने मुझे बताया कि जिस दिन मालकिन ने तुम्हें खाना दिया था तुम्हारी बेटी के लिए, उस दिन मेरी बेटी भी वहाँ मेरे साथ गई थी और वो किचन में ही मौजूद थी। वो मोबाइल चला रही थी और खेल खेल में किचन की वीडियो बना रही थी। ये देखो, उसने मुझे मोबाइल में वीडियो प्ले करके दिखाई। वो छोटा सा मोबाइल था जिसमें नौकरानी कंचन मुझे मेरी जेठानी के किचन की वीडियो दिखा रही थी। मेरी जेठानी किचन में दाखिल हुई और उसने फ्रिज खोलकर उसमें से 7 दिन पुराना खाना निकालकर ये कहते हुए कि ये खाना तो मैं आज इस कंचन को दूंगी, मनहूस अपनी बेटी को खिला देगी। वैसे भी ये खाना कई दिनों से फ्रिज में सड़ रहा है। अरे मैं तो चाहती हूँ कि माँ बेटी किसी न किसी तरह बस मर जाएं और इन लोगों से हमें छुटकारा मिल जाए। ये वीडियो छोटे से मोबाइल में साफ तो नहीं थी, जिसमें मेरी जेठानी साफ साफ नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। इस बार मेरी आंखों ने बोलना शुरू कर दिया था। सच का चिराग जो काफ़ी समय से खामोशी के बीच था और दर्द बर्दाश्त करने को तैयार था,
मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर होठों पर सुकून की एक लहर थी। मुझे नौकरानी ने एडवाइस दी कि तुम ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो, जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम्हारे जेठ जेठानी कैसे हैं, जो इस मोहल्ले के पार्षद बनना चाहते हैं। दरअसल वो अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो पूरे मोहल्ले के वोट पाने के बाद मोहल्ले के लोगों के साथ क्या करेंगे। हमारे मोहल्ले का मेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरों का भरोसा तोड़ दे। मैं खामोशी से ये वीडियो तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे मोबाइल में ये वीडियो पड़ी हुई है। जब मैंने मोबाइल चेक किया तब मुझे ये वीडियो नज़र आई तो सोचा कि ये सबूत मुझे तुम्हें ज़रूर दिखाना चाहिए, मगर अब मुझे मोबाइल चाहिए था। मेरे पास अनंत के दिए हुए पैसे रखे हुए थे। मैंने फ़ौरन ही एक सस्ता सा स्मार्टफोन ख़रीदा, उस पर अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। कैप्शन में लिखा, एक माँ की खामोशी ख़त्म हो चुकी है, ये सच है और ये वो औरत है जिसे आप अपने मोहल्ले का मददगार समझते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोहल्ले के लोगों ने भी ये वीडियो देखा था और फिर ये वीडियो आग की तरह लोग एक दूसरे को शेयर करने लगे। समय गुजरते गुजरते मोहल्ले में हंगामा पैदा होने लगा था। जब मोहल्ले के लोगों को मेरे जेठानी की हरकत के बारे में पता चला तो लोग मेरे जेठ को भी बुरा भला कहने लगे और फिर न्यूज़ चैनल वाले भी न्यूज़ ब्रेक करने के लिए उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर जाने लगे। उनकी खूब बदनामी हुई। वो दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत बच रहे थे, लेकिन उनके झूठ बोलने का अब कोई फायदा नहीं था। सोशल मीडिया पर तो हंगामा मच गया था और मोहल्ले में भी। कुछ न्यूज़ रिपोर्टर तो मेरी जेठानी के घर पर उनके चेहरे पर कैमरा लेकर पहुंच गए थे और उनके चेहरे पर पहली बार हैरानी उभरी थी, जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर आती है जिन्हें कभी जवाब देना नहीं आता। लोगों ने आवाज़ उठाई कि इन दोनों पति पत्नी को हिरासत में लेना चाहिए। पुलिस भी आई और मेरे जेठ जेठानी की खूब बदनामी हुई। मुझे सिर्फ उनको उनके किए की सज़ा देनी थी, उनसे कुछ नहीं चाहिए था, जो कि इस वीडियो के ज़रिए उनको मिल गई थी। मोहल्ले वालों ने खूब हंगामा काटा था और उनका कहना था कि इन दोनों को इलेक्शन में ना खड़ा किया जाए। उन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर जाकर मेरे जुल्म की गवाही बनी थी। कानून भी हिलकर रह गया था। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। फिर उनकी बाकी हकीकत के बारे में भी पता चल गया कि उन्होंने वोट लेने के लिए मोहल्ले के कुछ लोगों को पहले ही पैसे खिला दिए थे। उनके इसी मुकदमे को अचानक से अहमियत मिलने लगी। पुलिस ने मेरे जेठ के घर जाकर छापा मारा और उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मोहल्ले के लोग खामोशी से ये सब कुछ देखते रहे। वही मुंह जो कल तक मेरी बुराई करने के लिए बहुत खुलते थे, अब इन दोनों के चेहरे पर थूक रहे थे। मेरे दिल में सुकून था। मैं बेबस और खामोश नहीं थी। अब मुझे किसी का भी जुल्म बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और मैंने फिर ऐसा ही किया। मैं इस सब को इसी तरह ऐसे ही छोड़कर अपना सामान पैक करके अपनी बेटी को लेकर बहुत दूर आ गई थी। मुझे अनंत ने भी बहुत फ़ोन किया, बहुत सारे ऑफ़र दिए कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हारी बेटी को एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीना चाहती थी, सिर्फ उसके बारे में ही अच्छा सोचना चाहती थी, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहती थी। इसलिए मैंने उस शहर को ही छोड़ने का फैसला कर लिया और मैं उस शहर को छोड़कर बहुत दूर आ गई थी। मैं चाहती तो अनंत के खिलाफ भी एक्शन ले सकती थी, लेकिन उसके दिए गए पैसों ने मेरा बुरे समय में बहुत साथ दिया था। मेरे जेठ जेठानी तो काफ़ी माफ़ी मांग रहे थे पुलिस वालों से, लेकिन अब उनकी कोई सुनवाई नहीं होनी थी। हर मोहल्ले का मेयर एक ईमानदार इंसान होना चाहिए जो मोहल्ले के लोगों की मदद करे, उनकी हर परेशानी को हल करे, ना कि लोगों के साथ सिर्फ वोट जीतने के लिए दूसरों पर मेहरबानियां करे। उन दोनों पति पत्नी को तो अरेस्ट कर लिया गया था और उन्होंने अपनी बेटी को अपने रिश्तेदारों के पास रहने के लिए भेज दिया था। पुलिस ने उनके घर को सील कर दिया था। आज भी वो घर इसी तरह से बंद है। उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया और उन्हें 15 साल की सज़ा हुई। अभी उनकी सज़ा के 15 साल पूरे नहीं हुए। मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और इस नए शहर में आकर मैं लोगों के घरों में नौकरी करने लगी। हालांकि मैं पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए मैंने छोटे बच्चों का ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया और मैं जिस बड़े बंगले में नौकरी करती थी वहाँ पर ही मुझे रहने के लिए एक क्वार्टर भी दे दिया गया था, जिसमें मेरी बेटी भी रहती थी। यहाँ तक का सफ़र तय करने में मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब इंसान ईमानदारी और शराफत के रास्ते पर चलने लगता है तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। आज भी मैं एक घर में नौकरानी का काम करती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को सुकून की ज़िंदगी
और पेट भर के खाना देती हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे भी सुकून है। यहाँ के माहौल में एक अजीब सी खुशबू आती है, क्योंकि जिस घर में मैं नौकरी करती हूँ वो अच्छे और पढ़े लिखे लोगों का घर है, जो नौकरों को भी अपने परिवार के सदस्य की तरह समझते हैं। इन लोगों को देखकर मुझे विश्वास हुआ कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं। दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सच्चाई और इंसानियत की ताकत कभी भी हार नहीं मानती। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने आत्मसम्मान और नैतिकता को बनाए रखें। समाज में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, लेकिन सच्चाई का रास्ता चुनने से न केवल आपकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज को किसी की मजबूरी का फायदा उठाने के बजाय उनकी मदद करनी चाहिए। हमें दूसरों के दर्द को समझना चाहिए और उनकी गरिमा का सम्मान करना चाहिए। जो लोग दिखावे की अच्छाई करते हैं, उनकी हकीकत को पहचानना जरूरी है। एक सच्चा समाज वही है जो कमजोर और जरूरतमंद लोगों का सहारा बने, ना कि उनकी कमजोरी का शोषण करे। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर इंसान को इज्जत, प्यार और समानता मिले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।